Amazon प्राइम वीडियो की राज एनटीके द्वारा निर्मित और निर्देशित सीरीज फैमिली मैन 2 की प्रशंसा चारों ओर है। जहां पूरा देश इस शो के गुणगान गा रहा है, वहीं भारत में दक्षिणी हिस्से से फैमिली मैन 2 का ट्रेलर आने के बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। ट्रेलर रिलीज होने के कुछ देर बाद ही ट्विटर पर #FamilyMan2 अगेंस्ट तमिल्स ट्रेंड करने लगा था। सिर्फ आम तमिल जनता ही नहीं, तमिलनाडु सरकार ने भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से शो को रुकवाने की मांग की थी। शो रिलीज होने के बाद तमिलनाडु की राष्ट्रवादी पार्टी एनटीके के लीडर सीमन ने भी फैमिली मैन 2 की स्ट्रीमिंग कंपनी Amazon प्राइम वीडियो की हेड को लेटर लिखकर उनकी कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने और Amazon के अन्य उत्पादों का बॉयकॉट करने की चेतावनी दी थी। आखिर क्यों तमिल जनता, नेता और सरकारें इस टीवी शो का इतना पुरजोर विरोध कर रही हैं? शो में आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें खटक रहा है? इस बारे में आज आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात उन सीन्स और किरदारों की जिन पर विवाद हो रहा है। फैमिली मैन 2 में 2 आतंकवादी संगठन दिखाए गए हैं। एक संगठन का नाम है ISI, इसके सरगना पाकिस्तान से हैं। दूसरा संगठन है रेबल्स, इसके सरगना ज्यादातर तमिल भाषी हैं और श्रीलंका से हैं। रेबल्स के लीडर हैं भास्करन। इसी ग्रुप की सैनिक है राजी, जो चेन्नई में धमाके करना चाहती है। अब थोड़ा रील से रियल में आते हैं। एक संगठन है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी कि लिट्टे। इस ग्रुप के सदस्य और समर्थक तो इसे एक आंदोलनकारी संगठन बताते हैं, लेकिन भारत, श्रीलंका, अमेरिका, इंग्लैंड समेत दुनिया के 32 देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। दूसरा संगठन है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS। ये एक कट्टरपंथी संगठन है जो दुनिया भर में आतंक फैलाने वालों में प्रमुख माना जाता है। हिंदुस्तान की रॉ की तरह पाकिस्तान की भी सीक्रेट एजेंसी है जिसका नाम है ISI, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। तो अब बात यह कि तमिल लोगों के मुताबिक शो में मेकर्स इनडायरेक्ट वे में रेबल्स और ISI के नाम से लिट्टे और ISIS, ISI को दिखा रहे हैं, वो भी गलत ढंग से, गलत तथ्यों के साथ। अब जानते हैं विरोध के प्रमुख कारणों के बारे में। शो में एक साथ रेबल्स और ISI को काम करते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि असल में कभी लिट्टे ने किसी अन्य आतंकी संगठन के साथ काम नहीं किया है। रेबल्स के लीडर भास्करन को शराब पीते हुए दिखाया गया है। असल में लिट्टे में शराब, सिगरेट पर सख्त पाबंदी थी। रेबल्स की सैनिक राजी को अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पुरुषों के साथ संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। हकीकत में लिट्टे में लड़कियां या महिलाएं अपनी जान दे सकती हैं, लेकिन किसी के साथ किसी भी कारण से संबंध नहीं बना सकती। अब लिट्टे की कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं। भारत के तमिल और श्रीलंका के तमिल कहने को तो एक ही भाषा बोलते हैं, लेकिन भारत में बोली जाने वाली तमिल और श्रीलंका के नॉर्थ के जाफना इलाके में बोली जाने वाली तमिल सुनने पर आपको एक्सेंट का फर्क साफ मालूम चलता है। जाफना का एक्सेंट कुछ कुछ मलयालम जैसा साउंड करता है, जो कि तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल से बिल्कुल अलग होता है। फैमिली मैन 2 जिसने देख ली है उन्हें याद होगा, शो में किरदार अपने जाफना एक्सेंट की वजह से ही पकड़ा जाता है। कौन था लिट्टे लीडर प्रभाकरण? वेलुपिल्लई प्रभाकरण आधी दुनिया आतंकवादी बताती है। करोड़ों लोग भगवान मानते हैं। कई अखबारों और पत्रिकाओं ने हत्यारा बताया तो न्यूज वीक जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन ने उसकी तुलना महान क्रांतिकारी चे गुवेरा से की थी। प्रभाकरण, जिसने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ओसामा बिन लादेन के हमला करने से 4 साल पहले कोलंबो के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसी कैलिबर का आतंकी हमला करवा दिया था। प्रभाकरण से मिलने वाले पत्रकार उन्हें दूरदर्शी और बहुत ही काबिल व्यक्ति बताते थे। वहीं उन्हें बेहद खतरनाक और क्रूर बताने वाले लोगों की भी गिनती कम नहीं थी। प्रभाकरण की जीवनी लिखने वाले पत्रकार बतलाते हैं कि प्रभाकरण किताबों और फिल्मों से निशानेबाजी सीखा करते थे। उन्हें अमेरिकन वेस्टर्न फिल्में, जिसमें काउबॉयज पलक झपकते ही बंदूक निकाल गोली मार देते हैं, देखना बेहद पसंद था। कहते हैं प्रभाकरण घंटों ऐसी ही वेस्टर्न स्टाइल में गोली मारने की प्रैक्टिस किया करते। प्रभाकरण का जन्म 26 नवंबर 1954 में श्रीलंका के जाफना जिले के शहर वालवेटीथुरई में हुआ था। सिलोन सरकार में जिला भूमि अधिकारी थिरुवेंकदम वेलुपिल्लई की प्रभाकरण चौथी और अंतिम संतान थे। प्रभाकरण के पिता संपन्न परिवार से थे। उनके परिवार ने वालवेटीथुरई में कई मंदिर बनवा रखे थे। किताबों में खोए रहने वाले प्रभाकरण को पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन स्कूल रास नहीं आता था, लिहाजा 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया। अब दिन भर गुलेल लिए बंदरों, चिड़ियों और गिलहरियों पर निशाना साधा करते। जैसे जैसे प्रभाकरण बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उन्हें अपने और अपने आसपास के तमिलों के साथ श्रीलंकन सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार और भेदभाव बुरी तरह से कचोटने लगे थे।
किशोर अवस्था में प्रभाकरण ने TNF यानी कि तमिल यूथ फ्रंट नाम के स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कुछ वक्त तक इस ग्रुप का हिस्सा बने रहने के बाद 17 साल की उम्र में प्रभाकरण ने TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स नाम से ग्रुप बनाया। धीरे धीरे प्रभाकरण तमिलों को इस ग्रुप में जोड़ता रहा और संगठन को मजबूत बनाता रहा। संगठन को मजबूत होता देख प्रभाकरण के मन में जो अपराध के प्रति छटांग भर भय था वो भी मिट गया। 27 जुलाई 1973 को 19 साल की उम्र में प्रभाकरण ने अपने जीवन का पहला कत्ल किया, जाफना के मेयर अल्फ्रेड दोरैप्पा का। प्रभाकरण ने दोरैप्पा की हत्या उसकी छोटी बेटी के सामने सीधे माथे के बीचों बीच पॉइंट ब्लैंक रेंज में गोली मारकर की, जब दोरैप्पा मंदिर में दाखिल हो रहे थे। अब बात लिट्टे की फॉर्मेशन पर। 1976 तक TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स में इतने लोग शामिल हो चुके थे कि खुद एक प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह काम करने लगे थे। लिट्टे का एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बन गया था जो स्कूल चला रहा था। इस स्तर का समर्थन पाकर प्रभाकरण ने तमिलों के लिए एक नए राज्य या देश तमिल ईलम की मांग सरकार के सामने उठा दी। इसके साथ ही TNT यानी कि तमिल न्यू टाइगर्स का नाम बदलकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी कि लिट्टे रख दिया, जिसका मकसद किसी भी हालत में तमिलों के लिए एक अलग देश बनाना था। लिट्टे के सैनिकों को वहां के लोकल तमिल टाइगर बुलाते थे, मगर ऐसा भी नहीं था कि सारे तमिल टाइगर अपनी मर्जी से इस लिट्टे के जंगल को ज्वाइन करते थे। कईयों को समाज से निकाले जाने या मारे जाने के डर से मजबूरन लिट्टे में अपने बच्चों को भेजना पड़ता था। कई लोग तो बच्चों को लिट्टे ना ज्वाइन करने के लिए पैसा देते थे, तो वहीं कुछ अपने बच्चों को बचाने के लिए विदेश भेज देते थे। लिट्टे में शराब पीने, सिगरेट पीने, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने या पैसों का गबन करने की सख्त मनाही थी। अगर कोई ऐसा कुछ करता पकड़ा जाता तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाता था। प्रभाकरण 12-13 साल के बच्चों को अपनी सेना में भर्ती करने में यकीन रखता था, खासतौर से उन बच्चों को जिन बच्चों ने श्रीलंकन सैनिकों द्वारा किसी तरीके का उत्पीड़न सहा हो। इन बच्चों को एकदम फौजी वाली ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग पूरी तभी मानी जाती थी जब वो प्रभाकरण के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते थे, जिसके बाद प्रभाकरण उन्हें इनाम स्वरूप साइनाइड भरा कैप्सूल देते थे। लिट्टे के हर सैनिक को यह सिखाया जाता कि दुश्मन के हाथों मारे जाने से पहले खुद की जान ले लो। धुआं नहीं उठता अगर आग नहीं लगती। एक साथ इतने तमिलों के संगठित होने, मरने मारने पर उतारू होने और लिट्टे के अस्तित्व में आने के पीछे की मुख्य वजह रही श्रीलंका सरकार और श्रीलंका की आर्मी की बर्बरता। कहा जाता है कि श्रीलंका आर्मी के सैनिक तमिलों के घर में घुसकर रेप करते थे, बच्चों और महिलाओं को क्रूरता से पीटते थे। वहीं सरकार ने तमिल इलाकों में उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए जरूरत की बेसिक चीजों पर भी रोक लगा दी थी। सैनिटरी नैपकिन, बैटरी, पेट्रोल, डीजल, दवाइयों जैसी जरूरत की चीजों को भी तमिल्स को स्मगल करके लाना पड़ता था, जिसके चलते एक वक्त जाफना में पेट्रोल 800 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था। आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा बना देती है। सरकार की क्रूरता और श्रीलंकन आर्मी की बर्बरता का जवाब लिट्टे ने उनसे भी ज्यादा भयानक अंदाज में दिया। 1980 से लेकर सन 83 तक लिट्टे ने श्रीलंकन आर्मी पर कई अटैक्स किए। 83 में लिट्टे ने श्रीलंका के 13 सैनिकों को उनके काफिले पर हमला कर मार गिराया, जिसके बाद प्रभाकरण को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। अपने 13 सैनिकों का बदला लेने के लिए श्रीलंकन सरकार ने सन 83 के जुलाई महीने में हजारों तमिलों के घर मकान जला दिए। लगभग 25 दिन तक चले इस खूनी संघर्ष को ब्लैक जुलाई नाम दिया गया। आने वाले सालों में सरकार और लिट्टे के बीच जंग चलती रही और ऐसे ही हजारों जानें साल दर साल जाती रही। श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की वजह से हजारों की तादाद में तमिल भारत में आकर छुप रहे थे। बढ़ते इमिग्रेशन को नजर में रखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय तमिल्स को आश्वासन दिलाने के लिए सीधे तौर पर समर्थन तो नहीं जताया, लेकिन लिट्टे पर नरमी जरूर बरती। जैसे कि जब कुछ लिट्टे के सैनिक भारत में पकड़े गए और श्रीलंकन सरकार ने उनकी कस्टडी मांगी, तब भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया। भारत के खुलकर लिट्टे का समर्थन ना करने का दूसरा कारण भी था। दूसरे देश की मांग करने वालों का समर्थन करने का गलत प्रभाव खालिस्तान की मांग और कश्मीर के बंटवारे की मांग करने वालों पर पड़ता। भारत का मकसद सिर्फ तमिल्स के ऊपर श्रीलंका सरकार के अत्याचारों को रोकने का दबाव डालना था। इसी बीच सन 1987 में श्रीलंकन सरकार ने ऑपरेशन लिबरेशन लॉन्च किया, जिसका मकसद था लिट्टे के ठिकानों को कब्जे में लेना। एक बार फिर तमिल मारे जाने लगे। भारतीय तमिल्स ने सरकार पर श्रीलंकन तमिल्स की मदद करने का प्रेशर बनाया, जिसके बाद भारत लिट्टे के सपोर्ट में खुलकर आ गया और ऑपरेशन गार्लैंड लॉन्च किया। भारत ने बोट्स के द्वारा खाने और बाकी जरूरी चीजों को तमिल्स के लिए श्रीलंका रवाना किया, लेकिन इन बोट्स को श्रीलंकन नेवी ने रोक दिया और वापस भेज दिया। जिसके बाद इंडिया ने कार्गो प्लेन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के साथ सारा जरूरत का सामान श्रीलंका की मर्जी के खिलाफ तमिल्स के लिए भेजा।
तमिल्स की मदद के साथ साथ भारत का मकसद उस वक्त शक्ति प्रदर्शन का भी था। भारत ने इस तरीके से श्रीलंका के एयर स्पेस में घुसकर श्रीलंका सरकार को चेता दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत लिट्टे के साथ मिलकर श्रीलंका के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। भारत का लिट्टे को बढ़ता सपोर्ट देख श्रीलंका पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका से मदद मांगने लगा। श्रीलंका का इन देशों से मेलजोल भारत के लिए खतरा बन सकता था। सेफ साइड पर रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका सरकार के बीच एक करार हुआ और भारत ने पीस फोर्स जाफना भेजी। इसका नतीजा ये निकला, जो लड़ाई अब तक श्रीलंका वर्सेस लिट्टे थी, अब वो लिट्टे वर्सेस इंडिया हो गई थी। लगभग 3 साल लिट्टे और भारतीय सैनिकों का युद्ध चलता रहा। हजारों भारतीय सैनिक मारे गए। भारत सरकार के तकरीबन 1000 करोड़ रुपए इस ऑपरेशन में खर्च हुए। इस बढ़ते खर्चे की वजह से अंत में इंडिया ने इन फोर्सेस को वापस बुला लिया, मगर अब तक प्रभाकरण के मन में भारत के प्रति नफरत पनपकर बहुत गहरी हो चुकी थी। बदला लेना प्रभाकरण की फितरत में था। बदला लिया भी। अपने सैनिकों की मौत का बदला प्रभाकरण ने भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मार कर लिया। एक बार दिल्ली में राजीव गांधी और वेलुपिल्लाई प्रभाकरण की बहुत ही सीक्रेट मीटिंग होनी थी। मीटिंग से पहले राजीव गांधी के कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि अच्छा मौका है वो प्रभाकरण को यहाँ बंदी बना ले। राजीव गांधी ने इस सलाह को अनएथिकल बताया और मना कर दिया। बहरहाल वेलुपिल्लाई प्रभाकरण आए और मीटिंग शुरू हुई। बातचीत के अंत तक राजीव गांधी ने प्रभाकरण को सरेंडर करने के लिए मना लिया। प्रभाकरण ने आत्मसमर्पण का वादा दिया। मीटिंग खत्म होने पर राजीव गांधी ने प्रभाकरण को एक बुलेट प्रूफ जैकेट उपहार में दी और जाने दिया, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम गलती साबित हुई। 21 मई 1991 को राजीव गांधी इलेक्शन रैली के लिए तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदुर में थे। रैली में भाषण देकर राजीव गांधी लोगों के बीच गए और उनसे मिलने लगे। इन्हीं लोगों में से एक नारंगी सलवार कमीज पहने लड़की थी, जो राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगी। राजीव गांधी के गार्ड्स ने लड़की को रोक दिया, मगर प्राइम मिनिस्टर गांधी ने गार्ड से लड़की को आने देने के लिए कहा। लड़की ने राजीव गांधी के पास आकर उन्हें माला पहनाई और उनके पैर छूने के लिए झुकी। राजीव गांधी इस लड़की को पैर छूने से रोकने के लिए झुके ही थे कि लड़की ने अपने शरीर पर बंधे बम का बटन दबा दिया और राजीव गांधी समेत कईयों के परखच्चे उड़ गए। लिट्टे की कोशिश थी कि इस हत्याकांड में कहीं से भी उनका नाम सामने ना आए, लेकिन प्रभाकरण का रचाया प्लान तब फेल हो गया जब लिट्टे का फोटोग्राफर मौके पर वहां से निकल नहीं पाया और धमाके में मारा गया, बाद में जिसके कैमरे में प्रभाकरण समेत कईयों की तस्वीरें निकली। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने श्रीलंका के मामले में दखलंदाजी बंद कर दी। वहीं श्रीलंका में लिट्टे का आतंक बदस्तूर जारी रहा। लिट्टे ने श्रीलंका के 2 प्रेसिडेंट्स को मारने की कोशिश की, जिसमें एक बार वो कामयाब भी हुए। आपसी फूट और बाकी वजहों से गुजरते सालों में लिट्टे की ताकत कमजोर पड़ने लगी थी। अब श्रीलंकन सरकार उन पर हावी होती जा रही थी। राजीव गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए इस काम में भारत भी श्रीलंका सरकार की मदद कर रहा था। भारत ने श्रीलंका को आधुनिक हथियारों, M17 हेलीकॉप्टर समेत कई अन्य मिलिट्री इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराए, जिसकी बदौलत 2009 में श्रीलंका ने लिट्टे को हरा दिया और लिट्टे चीफ प्रभाकरण को गोली मार के खत्म कर दिया गया। हालांकि इस सिविल वॉर को जीतने के लिए श्रीलंकन सरकार ने भी अमानवीयता की कोई कसर नहीं छोड़ी। मानव अधिकारों को तार तार करते हुए सेना ने बच्चों, बूढ़ों और औरतों किसी को भी नहीं बख्शा। यहां तक कि प्रभाकरण के 12 साल के बच्चे को भी गोली से भून दिया। कई पत्रकार ये भी दावा करते हैं कि प्रभाकरण को जिंदा पकड़कर सेना उसे एक गुप्त जगह पर ले गई थी, जहां उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और बाद में गोली मारकर फेंक दिया। साफ है कि श्रीलंकन सरकार ऐसे किसी भी दावों को सिरे से नकार देती है। फैमिली मैन 2 पहला सिनेमा प्रोजेक्ट नहीं है जो तमिल्स का विरोध झेल रहा है। 2020 में श्रीलंकन स्पिन किंग मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक में मुख्य रोल के लिए विजय सेतुपति के साइन होने की खबर आई थी। तब विजय का भी भारतीय तमिल्स ने कड़ा विरोध किया था, जिसके बाद विजय ने ये फिल्म छोड़ दी थी। इन फिल्मों और शोज का विरोध ये बात साफ करता है कि इतने सालों बाद भी प्रभाकरण का उद्देश्य और लिट्टे का मकसद आज भी तमिल्स के मन में कहीं ना कहीं बरकरार है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।